अब देखिए, जो आज यंग है वो कल बूढ़ा भी होगा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है बिजनेस एसेट्स के केस में। जो मशीनरी आज नई है वो कल पुरानी भी होगी। फाइनेंशियल टर्म में हम कह सकते हैं कि अगर किसी मशीन की लाइफ 10 ईयर्स की है और उसपे से आप 8 ईयर्स की उसकी लाइफ यूज कर चुके हैं, तो दैट मीन्स आप 80% उसकी वैल्यू यूज कर चुके हैं और हर साल इसमें देखें तो 10% वैल्यू इसकी कम होती जाएगी। तो फाइनेंशियल टर्म में जो 10% वैल्यू आप हर साल कम करेंगे, इसको आप डेप्रिसिएशन के नाम से डेप्रिशिएट करेंगे। अब इसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें हम डेप्रिसिएशन को डिटेल में एनालाइज करेंगे और इसकी एडजस्टमेंट्स को कवर करेंगे। इसकी टर्म्स देखेंगे, रीवैल्यूड एट, डेप्रिशिएटेड बाय, डेप्रिशिएटेड अप टू बी वैल्यूड एट, इसका क्या मतलब है, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू को कैसे एडजस्ट करते हैं, और प्रोविजन से रिलेटेड कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं डेप्रिसिएशन के और इसको हम कैसे मैनेज करते हैं। अब समझते हैं अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट को। अब डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर है 60,000 का, जिस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% से, या फिर हम ये कह सकते हैं 60,000 के फर्नीचर की लाइफ है 10 ईयर्स की, तो 10 ईयर्स की लाइफ है तो दैट मीन्स हर साल इसकी वैल्यू 10% से कम होती जाएगी। अब फर्नीचर 60,000 का 10% या फिर 1/10, दोनों ही केस में डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा 6,000। अब ये जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है इसको आप एडजस्ट कैसे करेंगे। अब देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस और ये बैलेंस शीट का हमारे पास फॉर्मेट है। डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस है, तो इसलिए आप इसको डेबिट साइड में पीएनएल के रिकॉर्ड करेंगे, और जब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे एसेट को, तो उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस कर देंगे। अब समझते हैं कुछ टर्म्स को जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। अब देखिए, कई तरह की टर्म्स होती है। फर्नीचर इज रीवैल्यूड टू 90%, फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड एट 90%, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10% और फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड अप टू 10%। इन सभी केस में यह बताया जा रहा है कि जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 10% है। अब देखिए, फर्नीचर वैल्यू करें या रीवैल्यू करें, इसका मेन मतलब यह है कि जो फर्नीचर है आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि करंट लेवल पर इस पर्टिकुलर फर्नीचर की वैल्यू कितनी है। तो पहले केस में अगर हम कह रहे हैं फर्नीचर इज रीवैल्यूड टू 90%, दैट मीन्स जो फर्नीचर आपने वैल्यू की है वो 90% तक इसकी वैल्यू आप ले सकते हैं। या फिर दूसरे केस में हम कह रहे हैं फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड एट 90%, मतलब जो फर्नीचर आप देख रहे हैं उसको 90% तक की वैल्यू पर लेना चाहिए। तो सिर्फ कहने का तरीका अलग है बट मीनिंग दोनों का सेम है। और फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना चाहिए। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड अप टू 10%, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना चाहिए 10% तक। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इसको हम रिवैल्यू करें क्यों। एक बार जब फिक्स हो गया कि फर्नीचर की लाइफ 10 ईयर्स है, तो हर साल आप 10% से उसको चार्ज करते रहे, आप रिवैल्यू करते ही क्यों है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक ट्रक है और आपको पता है कि इसकी लाइफ 10 ईयर्स की है और आप हर साल 10% डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज कर रहे हैं। बट ट्रक को किस तरह से चलाया जा रहा है, किस तरह की रोड है, किस तरह से उसमें फ्यूल डाला जा रहा है, बहुत सारी कंडीशंस मैटर करती है। अब मान लीजिए ट्रक को बहुत रफ तरीके से चलाया जा रहा है, जिससे ट्रक 8 साल के अंदर ही आपका डैमेज हो गया। अब 8 साल बाद आपको नया ट्रक खरीदने की जरूरत है अगर आप अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो। बट आप तो ये मान के चल रहे थे कि ये ट्रक मेरा 10 साल तक चलेगा, तो आपके पास अभी नए ट्रक खरीदने के पैसे ही नहीं है। तो अब क्या करें। तो आप बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को नहीं चला पाएंगे क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, बिजनेस के ऑपरेशन को जब आप नहीं चला पाएंगे तो अल्टीमेटली बिजनेस बंद तक हो सकता है। तो रीवैल्यूएशन एसेट्स का इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आपको पता रहता है कि नई एसेट्स आपको कब खरीदनी होगी, उसके लिए किस तरह से फाइनेंस आप अरेंज करेंगे, कहां से फाइनेंस आप अरेंज करेंगे, ये सब आप प्लानिंग कर पाएंगे। तो इसलिए रीवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार क्या होता है कि आप रीवैल्यू करते हैं, कई बार अंडर वैल्यू होती है, कई बार ओवर वैल्यू। अब ये क्या है और इसको कैसे टैकल करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं अंडर वैल्यू। अब देखिए, आपने फर्नीचर की वैल्यू चेक की करंट लेवल पर, दैट मीन्स आप आज की डेट में फर्नीचर की वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो आपको पता लगा कि जो वैल्यू फर्नीचर में रिकॉर्ड की गई है
वो एक्चुअल में 90% है। दैट मीन्स आपने बुक में फर्नीचर की कम वैल्यू रिकॉर्ड की है, आपको ज़्यादा रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो इसको हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में 100 मार्क्स का स्कोर था टोटल, जो आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, उसमें से आपने स्कोर किया 90, तो दैट मीन्स 90% आपने अचीव किया। तो अगर मैं इसको ये कहूं कि टोटल जो मार्क्स थे वो कितने के थे, तो सिंपली आप क्या करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 90%, 100। तो आपको यहां पता लग पाएगा कि जो टोटल एग्जाम था वो 100 मार्क्स का था। सेम फर्नीचर मान लीजिए 9000 का रिकॉर्ड किया है, जो 90% वैल्यू पर है, तो 100% वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, 9000 डिवाइडेड बाय 90%, क्योंकि ये 90% है, 100% पर जाना है, सिंपली 90% से डिवाइड कर दीजिए, तो दैट मीन्स 10,000 पर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो देखिए हम फर्नीचर को कम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक, बट हमें रिकॉर्ड करना चाहिए 10,000 का, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू बढ़ानी है। तो पीएनएल अकाउंट में हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में इसको हम क्रेडिट शो करेंगे, क्योंकि जब हम डेबिट में हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंसेस जैसे वैल्यू को कम करते हैं, बट अब हम वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे अंडर वैल्यूएशन के नाम से 1000 रुपीज। और ये 1000 रुपीज अब फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ा देंगे 9000 प्लस 1000, तो यहां फर्नीचर की वैल्यू एसेट्स की बढ़ के आएगी 1000 रुपीज से, जो हो गई 10,000। अब बात करते हैं ओवर वैल्यू की। ओवर वैल्यू जस्ट इसका ऑपोजिट है। अब मान लीजिए टीचर आपको ये कह रहा है कि आपने जो मेहनत है वो 110 मार्क्स की थी, बट मैक्सिमम जो अलाउ हो सकते हैं वो 100 ही हो सकते हैं, बट आपकी मेहनत बहुत ज्यादा थी। तो दैट मीन्स अगर 110 की मेहनत थी, अगर टीचर के अकॉर्डिंग आपका स्कोर 110 है, पर मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं, तो वो अगर आपने फाइंड आउट करना है, तो 110 डिवाइडेड बाय 110%, जो भी परसेंट, चाहे अंडर वैल्यू है चाहे ओवर वैल्यू है, उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा। तो दैट मीन्स हम यहां देख रहे हैं फर्नीचर को रिकॉर्ड किया गया है 11,000 से, और यहां हम कह रहे हैं ओवर वैल्यू 110% से रिकॉर्ड किया गया है, तो सिंपली 11,000 डिवाइडेड बाय 110%, 10,000 फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू है। तो अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स ये एक तरह का हमारा खर्चा होगा जिसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू अब कम करेंगे, दैट मीन्स 11,000 माइनस 1000, तो अब फर्नीचर की वैल्यू यहां शो होगी 10,000 रुपीज। अब हम समझते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड प्रोविजन और उसके कुछ केसेस। अब पहला केस है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में आपको एसेट दी हुई है और प्रोविजन दिया हुआ है, यहां ये प्रोविजन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन नहीं है। दैट मीन्स हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन इतना हो जाएगा अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। तो फाइनली इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये एक खर्चा है, आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करें और एसेट्स में इसको रिड्यूस करें 50 माइनस 5। अगर यहां डेप्रिसिएशन होता तो हम रिड्यूस नहीं करते, बट ये प्रोविजन है, प्रोविजन को ट्रायल बैलेंस के टाइम पे रिड्यूस नहीं करते, तो इसलिए आप यहां बैलेंस शीट में से इसको रिड्यूस करेंगे, डेबिट साइड में प्रोविजन और फिर बैलेंस शीट में आप एसेट्स में से वैल्यू रिड्यूस करेंगे। अब समझते हैं नेक्स्ट केस को। अब यहां हमारे पास ट्रायल बैलेंस में एसेट है, प्रोविजन है 5,000 का, बट अब आप नया प्रोविजन ले रहे हैं 20% ऑफ एसेट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि साल के शुरुआत में मैंने सोचा था कि 5,000 जो प्रोविजन है डेप्रिसिएशन वो इनफ है, बट बाद में मुझे पता लगा कि ये एसेट तो बहुत स्पीड से खत्म हो रही है, बहुत स्पीड से खर्च हो रही है, तो इस पर मुझे प्रोविजन ज्यादा लेना पड़ेगा। तो मैंने 20% अब इसका प्रोविजन फिक्स किया है जो 10,000 होगा। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको सिंपली आप क्या करेंगे, 50,000 का 20%, 10,000 आप नया प्रोविजन लेंगे। अब पुराना प्रोविजन तो आपने हटा दिया, क्योंकि पहले जो आप सोच रहे थे वो मैटर नहीं करता, अब जो करंट आप प्लानिंग कर रहे हैं उसका प्रोविजन मैटर करेगा। तो जो पहले आपने ओल्ड प्रोविजन एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था उसको आप रिवर्स करेंगे, और रिवर्स करने के लिए आप सिंपली उसको क्रेडिट में कर दें, क्योंकि पहले डेबिट में था अब क्रेडिट, तो ये इफेक्ट आपका नलिफाई हो जाएगा। और इसका बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट में एसेट्स अब आपकी रह जाएगी 40,000, 50,000 माइनस 10,000। अब समझते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में यहां एसेट है 50,000 और आप इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 10% से और प्रोविजन भी चार्ज कर रहे हैं 10% से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो एसेट है इसकी नेचर के अकॉर्डिंग इस पर 10% से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए।
बट इसको जिस तरीके से यूज किया जा रहा है मुझे डाउट है कि ये बहुत जल्दी खर्च हो जाएगी, तो मैं इस पर एक प्रोविजन भी चार्ज कर रहा हूं 10%। तो दैट मीन्स मैं अभी डाउट में हूं, मैं श्योर नहीं हूं, तो इसलिए मैं इसमें प्रोविजन लगाऊंगा। तो इसको आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे? 50,000 का 10%, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन दोनों ही 10% है, तो ये दोनों एक्सपेंस की फॉर्म में रिकॉर्ड होंगे पीएनएल में 5,000 और बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट एसेट्स पर पड़ेगा, आप उसकी वैल्यू रिड्यूस कर देंगे 50,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स की तरफ। अब देखिए इसमें ट्रायल बैलेंस में एसेट दिए है और ट्रायल बैलेंस में ही डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी है। इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? इसका इंपैक्ट सिर्फ पीएनएल अकाउंट में पड़ेगा, वहां डेप्रिसिएशन को आप रिकॉर्ड करेंगे 5,000। दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस में जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एसेट्स की और वहीं पर रिकॉर्ड कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को, तो इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन को आप चार्ज कर चुके हैं एसेट्स में से। बट अगर इसकी जगह यहां प्रोविजन होता तो प्रोविजन हम चार्ज नहीं कर रहे, सिर्फ सेफर साइड एक प्रोविजन बना के रख रहे हैं। बट डेप्रिसिएशन का मतलब है आप चार्ज कर चुके हैं, तो इसलिए इसका इंपैक्ट सिर्फ पीएनएल पर आएगा, बैलेंस शीट पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो यहां पर हमारी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स कवर होती हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल और ओएनएस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।